हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज को। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए नई वीडियोस नवरात्रि के व्रत के कारण मैं नहीं डाल पा रही थी। मैं ट्राई करूंगी कि आगे आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया आपसे कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। फर्स्ट है उत्तेजना, सेकंड आवृत्ति, थर्ड सामान्यीकरण एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में जो फर्स्ट स्टेज है, प्रथम सोपान है, वो नीचे लिखे गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा है ये बताना है आपको। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 उत्तेजना। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। सेकंड है शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। थर्ड है शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण के अवसर देने चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के लिए या फिर प्रत्यय निर्माण के लिए शिक्षक को जो कदम उठाने चाहिए वो है आपके ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड, तीनों ही, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कल्पना के विकास के लिए फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। सेकंड है कहानी सुननी चाहिए। थर्ड रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो कल्पना शक्ति के विकास के लिए जिस चीज़ का करना हमारे लिए ज़रूरी है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी क्रियाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन होना चाहिए कि एक शिक्षक कक्षा के छात्र को एकत्र करते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। उसके बाद योजना बनाते हैं और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करते हैं। वह डैश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकंड है सीखने के रूप में आकलन, थर्ड सीखने के लिए आकलन एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने के समय आकलन। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच के ज्ञान के स्थानांतरण, सेकंड है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, थर्ड अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने एंड फोर्थ ऑप्शन है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो इन चारों ही ऑप्शन में से आपको बेस्ट कौन सा लगता है उसे चूज करिए। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, थर्ड ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, निगमनात्मक तर्कना में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार, सेकंड संवेग, थर्ड आवश्यकता एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेरणा। यह क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 पेपर 1 के अलावा कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आवश्यकता। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 58। डैश प्रेरणाएं
अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी, सेकंड भावात्मक, थर्ड संरक्षण उन्मुखी एंड फोर्थ ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, फर्स्ट ऑप्शन है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। सेकंड है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। थर्ड, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप में व्यवहार करें। एंड फोर्थ ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो शिक्षण के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से क्या मांग होनी चाहिए ये बताइए। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, फर्स्ट ऑप्शन है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। सेकेंड ऑप्शन है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट है वो है आपका ऑप्शन डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरक, सेकंड व्यक्तित्व विशेषक, थर्ड संवेग एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्षण। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 प्रेरक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, सेकंड है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, थर्ड विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो एक प्रभावशाली अध्यापक या फिर अध्यापिका होने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, थर्ड शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना ताकि विद्यार्थी जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, सेकंड स्मृति आधारित चिंतन, थर्ड अपसारी चिंतन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। करेक्ट आंसर होगा 64 का आपका ऑप्शन सी, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, सेकंड है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो
विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। थर्ड, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों के आकलन जिस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है वो है आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सेकेंड है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। थर्ड, उनके अंकों में सुधार करना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का हमारा ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है पार्श्वकरण। सेकंड, पूर्व क्रियात्मक चिंतन। थर्ड, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एंड फोर्थ ऑप्शन है सहारा देना। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्तर 3, सेकेंड है स्तर 4, थर्ड स्तर 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है स्तर 2। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, स्टेज 1, यानी कि पहला स्तर जो है वह नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक विकास से, सेकंड सामाजिक विकास से, थर्ड संज्ञानात्मक विकास से एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको शारीरिक विकास से। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संवेगात्मक विकास से। क्वेश्चन नंबर 70। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। सेकंड है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल प्राप्त करते समय सहयोग देना। थर्ड है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं के उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। यह क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2015 सेकंड पेपर में पूछा गया था। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जिस प्रकार से कोई भी टीचर बच्चों को बेहतर समाधानकर्ता बनने में हेल्प कर सकते हैं वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल प्राप्त करते समय सहयोग देना। इस प्रकार से यदि वो समस्या को सॉल्व करवाते हैं तो फिर बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और वो निश्चित तौर पर बेहतर समाधानकर्ता बन पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। सेकंड है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। थर्ड है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। करेक्ट आंसर होगा 71 का हमारा ऑप्शन सी, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती हैं उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। सेकंड है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। थर्ड, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इन चारों ही स्टेटमेंट्स में से जो कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन बी, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सेकंड है, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। थर्ड, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को कार्यविधि ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। सेकेंड है, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती है। थर्ड, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। एंड फोर्थ ऑप्शन है, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में विश्वास होना चाहिए टीचर को कि विद्यार्थियों की गलतियां जो है वो उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, एक बच्चे को हमारा सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। सेकेंड है, अध्यापिका की मनोदशा। थर्ड, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। एंड फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे के निष्पादन का स्तर। करेक्ट आंसर होगा 75 का हमारा ऑप्शन 1, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया आपसे कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है, संप्रेषक और व्याख्याता की। सेकंड है, सुगमकर्ता की। थर्ड, निर्देशक की। एंड फोर्थ ऑप्शन है, तालमेल बैठाने वाले की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक टीचर जो होते हैं वो सुगमकर्ता, सुविधादाता के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए 76 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सेकेंड है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। थर्ड है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं उनके बारे में नीचे लिखे गए चारों कथनों में से जो सत्य है वो बताइए। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, बच्चे को छोड़िए किसी भी आदमी के लिए आप कह सकते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो हमसे शुरू शुरू में गलतियां होती है, लेकिन जब हम उस चीज़ के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है और हम उसको अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए बच्चों की जो त्रुटियाँ होती है, जो गलतियाँ होती है,
वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। सेकंड है कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। थर्ड है उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि बच्चे से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। यदि कोई बच्चा अपनी पीढ़ी का प्रथम बच्चा है जो स्कूल में आता है तो ऐसी स्थिति में इस सिचुएशन में कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देकर। तो डेफिनेटली अगर वो अपनी अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ को, उनकी जो एक सोच बनी हुई है उस बारे में, उसको व्यक्त करेंगे तो वो अपनी अवधारणाओं को निश्चित तौर पर बदल पाएंगे। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। सेकंड है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। थर्ड, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिए जाने चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। यह क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2015 सेकंड पेपर में पूछा गया है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में वे कहाँ हैं। सेकंड है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझते हैं और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। थर्ड है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझते हैं और उनके अपने शिक्षण की भी परिपुष्टि होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। सेकंड है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। थर्ड, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। तो यहाँ पे बात की गई है प्राइमरी लेवल की, प्राथमिक विद्यालय की। तो कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ जो प्राथमिक विद्यालय के संदर्भ में है वो है आपका ऑप्शन डी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बाधा, सेकंड परेशानी, थर्ड समस्या एंड फोर्थ ऑप्शन है संसाधन। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बहुभाषिकता को एक टीचर को संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। सेकंड है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। थर्ड, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। एंड फोर्थ ऑप्शन है उस पर भाषण देकर। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला है क्वेश्चन नंबर 85।
अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, फर्स्ट ऑप्शन है परंपरागत वाक्यात्मक विधियाँ। सेकंड है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता यानी कि मुख्य पात्र होते हैं। थर्ड, वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होती है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कही जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? फर्स्ट ऑप्शन है रटकर याद करना, सेकंड अनुकरण, थर्ड अर्थ निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुबंधन। 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? फर्स्ट ऑप्शन है उसे कहना कि जब तक समस्या समाधान नहीं कर लेती तब तक घर पर नहीं जा सकती। सेकंड है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। थर्ड, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे आधा समाधान यानी कि आधा हल या उदाहरण उपलब्ध करवाना। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसे यह बताना कि बार बार प्रयास के द्वारा वह कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 88। भाषा फर्स्ट ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, सेकंड है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, थर्ड विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है। तो डेफिनेटली 88 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, सेकंड है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, थर्ड अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखकर कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित होती है, बी, बच्चे में पक्षी का प्रतत्व विकसित हो चुका है, सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। यहाँ पे आपको कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन 1 में दिया गया है आपको ए और बी, सेकेंड बी और सी, थर्ड ए बी और सी एंड फोर्थ ऑप्शन है बी। 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि बच्चे में पक्षी का प्रतत्व विकसित हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस ही करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम इसके लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।